नमस्कार, मेरा नाम है नवनीत गैरोला। मैं एक सिनेमा और थिएटर आर्टिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं एक रेडियो प्रेजेंटर हूँ और एक टीचर भी हूँ। 1996 से मैं एक्टिवली थिएटर कर रहा हूँ इन द कैपेसिटी एज एन एक्टर एंड डायरेक्टर। 25 से ज़्यादा नाटकों को मैंने सेंट्रल कैरेक्टर प्ले किया है, कुछ नाटकों का मैंने डायरेक्शन भी किया है। इसके अलावा कुछ बेहद शानदार फिल्मों में मुझे काम करने का मौका मिला और जिन फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन फिल्मों का हिस्सा बना, जिसमें पान सिंह तोमर, दम लगा के हईशा और द कश्मीर फाइल प्रमुख हैं। इसके अलावा कई सारी डीवीसीज में मैंने काम किया और मैंने तिग्मांशु धूलिया जी के साथ, हर्षवर्धन कुलकर्णी जी के साथ, विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के साथ और नामी गिरामी डायरेक्टर्स के साथ सिनेमा में काम करने का मुझे मौका मिला है। और आज हम बेहद ख़ास मौके पर बात करेंगे थिएटर और सिनेमा के बारे में। थिएटर जो है, इट इज़ एन एक्टर्स मीडियम, सिनेमा इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम। रंगमंच में जब आपने किया है अभिनय, जब आप स्टेज पे चढ़ गए, अगर 40 दिन की रिहर्सल है तो 39th डे तक डायरेक्टर आपको कमांड करता है, आपको समझाता है कि आप इस सीन को ऐसे कीजिए, आप इस सीन को ऐसे कीजिए, और आपको उसी तरीके से आप ग्रो करते हैं। लेकिन 40th डे में जिस दिन आपका शो होता है, जब आप स्टेज पे आते हैं तो वहां पर डायरेक्टर फिर नहीं है, फिर ऑडियंस है और आप हैं। आप और ऑडियंस के बीच में ही जो तालमेल है, जो भी गुफअप्स होंगे, जो भी गलतियां होंगी, वो आप ही को संभालनी पड़ेंगी। तो वहां पे कोई आपको टेक का मौका नहीं है। सिनेमा में यह होता है कि आपको टेक का मौका मिलता है कि अगर कोई गलत है, अगर आपने कोई डायलॉग गलत बोल दिया तो कट करके आप उसको दोबारा बोल सकते हैं। लेकिन सिनेमा में भी ये होता है कि जैसा कहते हैं कि कैमरा जो है आपकी एनर्जी को खींचता है। थिएटर में ये लिबर्टी होती है कि आपके एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि आपने अगर डायलॉग बोलना है तो आप 2 कदम आगे आकर के या मूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत एज सच कोई फ्रेम नहीं होता है। आप 4 कदम आगे आके अपने डायलॉग बोल सकते हैं, 2 कदम पीछे का आप एडजस्ट कर सकते हैं। सिनेमा इज मोर टेक्निकल। सिनेमा में क्या होता है कि अगर आपको फ्रेम के आगे, आपको जितने बाई का फ्रेम है और आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है कि आपको इसी फ्रेम में रह करके आपने सारे अभिनय और आपको अपनी सारी जो है एक्शंस करने हैं, तो आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। यू नीड टू कंट्रोल योर मूवमेंट्स, यू नीड टू कंट्रोल योर एक्सप्रेशंस ऑल्सो। थिएटर में थोड़ा सा एक्सप्रेशन लाउड हो सकते हैं, वो चलेगा, क्योंकि आपको जो पीछे आखिरी पंक्ति में जो बैठा हुआ एक्टर है उसको भी आपको अपने जेस्चर दिखाने हैं। यदि आपको अगर एक्शन करना है, अगर आपको गुस्से में है, तो आप हल्के से अगर गुस्सा करेंगे, माइल्ड से एक्सप्रेशन देंगे गुस्से वाले, तो वो पीछे वाले व्यक्ति को नहीं दिखेगा। तो वहां पर आपको गुस्से में पूरा का पूरा एक्शन दिखाना पड़ेगा ताकि पीछे वाले व्यक्ति को लगे कि यहाँ पे ये एक्टर गुस्सा कर रहा है। तो यहाँ पर एक्शन थोड़े लाउड होते हैं थिएटर में। सिनेमा में बहुत कंपाइल हो जाता है, सारी चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। एक छोटा सा लेंस होता है, जिस वक्त मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे लेंस के थ्रू बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं भी बहुत ज़्यादा विग्रस मूवमेंट्स नहीं कर सकता। तो एक कन्फाइंड एरिया में रह करके आपको, उस जोन में रह करके आपको काम करना होता है, और ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। इतने सारे लोगों के बीच में जब आपको काम करना है तो आप किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ये सिनेमा और थिएटर का बेसिक डिफरेंस होता है कि जहाँ पर आपको अभिनय को जो है कन्फाइन करना है, किस तरीके से बैलेंस करना है, और दोनों अलग अलग विधाएं हैं। और जब आपने थिएटर किया होता है तो आप कैमरे को बहुत अच्छे से फेस करते हैं, और जो टेक्निकलिटीज़ हैं सिनेमा की, वो समझनी आपको बेहद ज़रूरी है कि कैमरे का इस वक्त किस तरफ कैमरा फेस कर रहा है और मेरा एक्शन इस वक्त क्या होगा। हालांकि आपके साथ उस वक्त यूनिट में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि एज एन असिस्टेंट जो डायरेक्टर्स के होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपको इस फ्रेम में रह करके यहाँ मदद करनी है। रंगमंच में क्या होता है कि कई बार को एक्टर आपके साथ होते हैं तो आप अच्छे से वो कर पाते हैं। सिनेमा में अगर आपने एक लॉन्ग शॉट लिया है, वहाँ पर तो आपके साथ कई बार को एक्टर्स हैं, लेकिन जब टाइट शॉट लग रहा है, 1-to-1 क्लोज शॉट लग रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका को एक्टर उस वक्त ना हो। तो आपको उस मूड को मेंटेन करते हुए वो डायलॉग को दोबारा बोलना है। अगर एक कट हुआ है, लॉन्ग फ्रेम में एक कट हुआ है, जैसा आपने तरीके से बोला, उसके बाद जब टाइट फ्रेम में आप पे क्लोज लगा कैमरा, जैसे ही आपके ऊपर आया, तो हो सकता है कि वो एक्टर उस वक्त आपके सामने ना हो। तो आपको उस मूड और इमोशन को बैलेंस करना है कि जो इमोशन आपने लॉन्ग फ्रेम में एक दिया था, जो उसमें मास्टर शॉट में जो आपने टेक दिया था, उसी तरह का इमोशन आपको करना है। तो ये टेक्निकलिटीज सीखनी बेहद ज़रूरी है सिनेमा की और रंगमंच की, और ये दोनों का अमलगमेशन जो है, सिनेमा और रंगमंच जब साथ मिलकर के काम करते हैं तो एक्टर बहुत ग्रो करता है। तो रंगमंच कितना ज़रूरी होता है एज एन एक्टर किसी के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रंगमंच की क्या भूमिका होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। और जैसा हम सभी जानते हैं कि भरत मुनि ने जब नाट्यशास्त्र लिखा था, तो उस नाट्यशास्त्र को जितने एक्टर्स हैं, जितने प्रेजेंटर्स हैं, वो सब उसको फॉलो करते हैं, और उसको फॉलो करने के बाद आगे की राह अपनी जो है, जिसे कहते हैं बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से, बहुत प्लान तरीके से आगे बढ़ाते हैं।
तो रंगमंच जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एक्टर के लिए। जब कोई एक्टर को अगर सिनेमा में जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको रंगमंच करना बेहद ज़रूरी है। और रंगमंच की अगर हम बात करें तो उसकी बहुत सारी विधाएं होती हैं। रंगमंच जो है जिस तरीके से पहले ट्रेडिशनल स्टाइल में जब रंगमंच शुरू हुआ था, जहाँ पर मुख्यतः रामायण को पोर्ट्रे किया जाता था या महाभारत को पोर्ट्रे किया जाता था या लोक कथाओं को पोर्ट्रे किया जाता था। फिर कंटेम्प्रेरी जब थिएटर की जब बात आई है, जहाँ पर जिसको हम कहते हैं समसामयिक रंगमंच की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर आज के परिवेश में जिस तरीके से नाटकों में काम किया जाता है या जिस तरीके के नाटक खेले जाते हैं, नाटक जो होता है वो हमारे समाज का आईना होता है। और एक एक्टर की ज़िंदगी में जब वो नाटक करता है, रंगमंच से जुड़ता है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी का जिस तरह से डेवलपमेंट होता है। जब आप एक अच्छा नाटक करते हैं, जब आप एक रंगमंच से जुड़ते हैं, तो आप एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि रंगमंच जो है वो समाज का आईना होता है। जो लिटरेचर है, जो नाट्य है, जो म्यूज़िक है, सबका समावेश थिएटर में होता है। और जब आप उन तमाम चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट करते हैं तो एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग, एक बहुत अच्छा इंसान आप बनते हैं। और आप एक डिसिप्लिन जिस तरीके से जो लोग होते हैं, उसमें जो सबसे पहले नाम आता है कि अगर आपने कहीं रंगमंच किया है, थिएटर किया है, तो जो डिसिप्लिन है वो आपके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। लोगों को समझने की जो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाइए, मैं यंगस्टर से ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में जब जाते हैं जहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन देना होता है या आपको अपने को पोर्ट्रे करना होता है, अपने टैलेंट को पोर्ट्रे करना होता है, तो यदि आपने कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अगर रंगमंच किया है, चाहे स्कूल लेवल की हम बात करें, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, या जैसे आपने थिएटर ग्रुप्स के साथ अगर काम किया है, अगर आप किसी भी तरीके से परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हैं, रंगमंच हो या फिर डांस हो या किसी भी तरह की आर्ट हो, अगर आप स्टेज फेयर आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को लोगों के सामने रख पाते हैं। और रंगमंच इसमें बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। जिस तरीके से हम रंगमंच की आज हम बात कर रहे हैं, तो एज एन एक्टर अगर मैं पुरानी अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मैं पिछले 25 सालों से जिस तरीके से नाटकों में कर रहा हूं, और हर तरह का कैरेक्टर जो है, हर तरह का मूड एंड इमोशन एक एक्टर जो है लेकर के आता है अपने साथ। और उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार आपको किसी नाटक में जो है एक बहुत वृद्ध आदमी का रोल प्ले करना है और आपकी एज जो है वो इतनी नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से उसको समझते हैं, स्क्रिप्ट में जो चीज़ लिखी होती है आप उसको फॉलो करते हैं। कई बार आपको बहुत यंग पोर्ट्रे करना होता है, कई बार आपको बहुत गंभीर पोर्ट्रे करना होता है, कभी चंचल होना होता है, या कभी आपको ऐसा लगना होता है कि आप बहुत हंसमुख हैं, कभी बहुत आप जो है सैड हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं वो रंगमंच में आपको देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी जो उसमें खासियत ये होती है कि कोई इसमें टेक नहीं होता है। जब आप रिहर्सल करते हैं, आपके पास उतना ही समय होता है कि जिस वक्त आप 20, 25, 30, 40 दिन की जो रिहर्सल करते हैं, उस वक्त आप जिस तरीके से अपने डायलॉग्स को याद करते हैं, अपने को एक्टर के साथ बैलेंस बिठा करके चीज़ों को लेकर के आते हैं, वो आपके पास मौका होता है। और उसके बाद जब जिस दिन शो आपका एक्चुअल होता है और जब आप स्टेज पर होते हैं और ऑडियंस और आपके बीच में कोई नहीं होता है, सिर्फ आप होते हैं और ऑडियंस होती हैं, उसमें टेक का कोई चांस नहीं होता है। वहीं पर आपको इम्प्रोवाइज करना होता है। तो ये जो चैलेंजेस होते हैं, जो ये चुनौतियों को जो सामना जिस तरीके से आप फेस करते हैं, ये रंगमंच आपको सिखाता है। एक बेहतर इंसान बनने में बहुत बड़ी भूमिका जो है रंगमंच निभाता है। और जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर डिसिप्लिन की जब बात होती है, और आज तो रंगमंच जिस तरीके से फैल रहा है, रंगमंच का जो दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभिनय के अलग अलग आयाम निकल करके आ रहे हैं। जब से ये OTT का एडवेंट हुआ है, OTT जब से आया है, तब से जब आप अभिनय की जो परिभाषा है वो बिल्कुल बदल रही है। पहले हम कहते थे कि बड़ा मेलोड्रामेटिक एक्टर है, या हम कहते थे कि ये चीज़ों को बहुत एग्जैजरेट करता है। आज के सिनेरियो में बिल्कुल जो है चीज़ें बहुत रियलिस्टिक तरीके से आपको पोर्ट्रे करनी होती हैं। और OTT इस तरह का एक प्लेटफॉर्म निकल करके आया। जैसे सिनेमा में होता था कि ओवर द टॉप आप काम कई बार कर जाते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब मैं सिनेमा और रंगमंच को जिस तरीके से मर्ज कर रहा हूँ कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो सिनेमा में आना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार रंगमंच से ज़रूर जुड़िए। जब आप रंगमंच करते हैं, लगातार जब आप थिएटर करते हैं और उसके बाद जब आप सिनेमा में आते हैं, तो आप देखेंगे कि एज एन एक्टर आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं। और हर एक्टर को बेहद ज़रूरी है कि समय के साथ उसको ग्रो करना चाहिए। अगर आपने एज एन एक्टर ग्रो नहीं किया, आपने सीखा नहीं है,
आपने अपने आप को एक जगह पर कंफर्ट जोन में रख लिया एज एन एक्टर, या जिस जॉनर में आप अच्छा काम करते हैं आप सिर्फ उसी तरह के रोल करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर आप ग्रो नहीं करते हैं। आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए चैलेंजेस के लिए। हमेशा आपको ये रहना चाहिए कि मुझे नई नई चुनौतियाँ मिलें। और रंगमंच की जो विधा होती है, चाहे आप किसी भी तरह का रंगमंच करते हैं, चाहे आप नुक्कड़ करते हैं, चाहे आप प्रोसिनियम करते हैं, या जिस तरीके से अलग अलग म्यूजिकल अगर आप कोई प्ले करते हैं, या कोई आउट एंड आउट एक्रोबैट वाला जो रिलेटेड प्ले होता है उसको करते हैं, बॉडी थिएटर करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ जो है अलग अलग तरीके से सीखने को मिलती है और वो इनकलकेट करती है। आप उसमें लाइट्स को सीखते हैं, आप म्यूजिक को सीखते हैं, आप कॉस्ट्यूम्स के बारे में सीखते हैं, आप आर्ट्स के बारे में जानते हैं, आप किस तरीके से स्टेज की सेटिंग होती है उसको आप सीखते हैं। तो ये तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं, जब आप ये सीखी होती हैं, इन सारी आर्ट को सीखा होता है, और उसके बाद जब आप सिनेमा में एक्टिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आती हैं। डायरेक्टर जो टीम जब होती है सिनेमा में, वहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स के लोग आपके साथ आकर के आपको चीज़ें समझाते हैं। तो जब आपने थिएटर में तमाम चीज़ों को सीखा होता है तो वहाँ पर आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी से आप उन चीज़ों को कर पाते हैं। मूड्स, इमोशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि किस तरीके से आप अपने को वेरिएट करते हैं। और मैं जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अभिनय करना चाहते हैं, यदि थिएटर करते हैं और सिनेमा में आना चाहते हैं, तो पढ़िए ज़रूर। आजकल इंटेलिजेंट एक्टर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप बुक्स को एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करेंगे, जितने आप नए नए लोगों से मिलेंगे, तो आपको अपने कैरेक्टराइजेशन को समझने में उतनी ही आसानी होगी। जब आप कैरेक्टर्स को समझते हैं तो उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो इंटेलिजेंट एक्टर्स आज की बहुत ज़्यादा जो है एक डिमांड है, और डायरेक्टर्स भी ये चाहते हैं कि जो हमारा एक्टर है वो कम से कम, उसने भले ही वो एकेडमिकली इतना साउंड ना हो, लेकिन वो चीज़ों को समझने की बहुत कोशिश करनी उसको आनी चाहिए। जितना उसने ट्रैवल किया होगा, वो बुक्स को पढ़ता होगा, अपने किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स को पढ़ता होगा, उसके बाद जिस तरीके से वो डिस्कशन करता है फील्ड में आकर के, ये बहुत मायने रखता है। तो थिएटर आपको डिसिप्लिन सिखाता है, थिएटर आपको एक कॉन्फिडेंस आपको देता है, रंगमंच आपको जो है लोगों को समझने की एक शक्ति देता है। आपके अंदर जो एक जिसे कहते हैं इंस्पिरेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन जो है वो निकल करके आती है। आप बहुत बेहतर तरीके से उसको बोल पाते हैं, कर पाते हैं। अभिनय की अलग अलग विधाएं आप लेकर के आते हैं। यदि आप एक्टर हैं तो आप मान के चलिए कि आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो कमाल का होता है। और उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको एक जगह पर स्थिर नहीं रहना है, आपको ग्रो करते रहना है, आपको सीखते रहना है, आपको दूसरे लोगों के काम से सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उस काम की नकल करनी है, बट इंस्पिरेशन आपको ज़रूर लेनी है और फिर अपने तरीके से आपको उसको आगे बढ़ाना है। अच्छी किताबें आपको पढ़नी होंगी, अच्छे नाटक आपको देखने होंगे, इंटरनेट है, ट्रैवलिंग है, बुक्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ के ज़रिए आप एज एन एक्टर ग्रो कर सकते हैं। बाकी लोगों के काम को देखिए और किस तरीके से उनका जो डिसिप्लिन है वो कितना मायने रखता है, ये आपको काम करना होगा। हम जब थिएटर करते थे, और या आज भी जब मैं थिएटर करता हूँ, तो मैं ये इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि छोटी से छोटे जो एक नया कलाकार आ रहा है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए आपको एक नए कलाकार से भी आप सीखते हैं। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं 15, 20, 25 सालों से थिएटर कर रहा हूँ, रंगमंच कर रहा हूँ, तो मैं एज एन एक्टर अब पूरा फुलफिल हो गया हूँ, ऐसा नहीं होता है कभी। कोई भी एक्टर कभी भी फुलफिल नहीं होता है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि बस ये जो है ये मेरा पीक है, ये मेरा काम का बेस्ट है। बेस्ट कभी नहीं होता है। हमेशा चांसेस होते हैं कि आपने जो काम किया होता है उससे नए तरीके के काम अगली बार आप कर सकते हैं। रंगमंच की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं थिएटर की ही बात कर रहा हूँ और सिनेमा और एक्टिंग को मिक्स करने की उसमें कोशिश कर रहा हूँ, तो आप अपने अक्सर ये देखा होगा कि जब आप रंगमंच करते हैं आपके पास एक स्क्रिप्ट होती है। आपने उस स्क्रिप्ट को पिछले 40 दिनों में पढ़ा होता है और उसको एक एक डायलॉग आपको रटा हुआ होता है। लेकिन जब आप एनेक्ट करते हैं, शो जिस दिन आपका होता है, तो हर शो, आपका हर परफॉर्मेंस आपकी पहली परफॉर्मेंस से अलग होती है। एवरी डे इज अ न्यू डे इन थिएटर। ये एक जो चार्म है, ये जो एक नई चीज है। यदि आपने 100 शो किए हैं किसी भी नाटक के, उसकी प्रस्तुतियां की हैं, तो आप मान के चलिए कि 100 बार आपने अलग अलग तरीके से अभिनय किया होगा। भले वो माइन्यूट सा चेंज हो, लेकिन हर प्रस्तुति में आपके कुछ ना कुछ चेंज होता है। और आपकी पहली प्रस्तुति से लेकर के आपकी जो सर्विंग प्रस्तुति होती है किसी भी नाटक की, उसमें आप देखेंगे कि एज एन एक्टर आपने कितना ग्रो किया। भले ही आप उसी कैरेक्टर को रिपीटेडली 100 बार प्ले कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो नया होता है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ थिएटर। सिनेमा में ये होता है कि आपने टेक दे दिया, शॉट दे दिया,
उसके बाद वो रजिस्टर हो गया, वो लॉक हो गया, वो हर बार आपको एक ही जैसा दिखेगा, उसमें पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिलती है। लेकिन रंगमंच में जो है ये चीज़ें बिल्कुल अलग होती है, आपको हर बार ग्रो करने का मौका मिलता है। सिनेमा के काफ़ी सारे आयाम जो होते हैं, रियलिस्टिक एक्टिंग में सिनेमा कितना बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर आप एक नेचुरल एक्टर हैं, आज की डेट में ये डिमांड हो चली है कि जो जितना नेचुरल एक्टर होगा उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। आपको स्वाभाविक रहना है, जैसे ही आप कैमरे को फेस करते हैं तो आपको नर्वस नहीं होना है। और ये कैसे दूर होगा? जब आपने रंगमंच किया होगा। और रंगमंच का जो डिसिप्लिन है, रंगमंच की जो पूरी की पूरी एनाटॉमी है, वो आपको एज एन एक्टर ग्रो करने में बहुत बड़ी जो है एक रोल प्ले करती है और उसमें आपको जो है आनंद आता है। तो मैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप थिएटर अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अच्छे इंसान आप बनिए। अच्छे इंसान जब आप बनेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो परफॉर्मेंस है वो निकल करके आएगा। और रंगमंच ज़रूर कीजिए, ट्रैवल, घूमिए, पढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए और जो डिसिप्लिन है थिएटर का उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। और सिनेमा में भी जब इस तरीके से आज की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप ट्रेनिंग स्कूल से आ रहे हैं या अगर आपने ड्रामा स्कूल में पढ़ा हुआ है या FTIA में है या BNA में है या साउथ में जितने सारे जो ट्रेनिंग स्कूल्स चल रहे हैं या बंगाल में जिस तरीके की थिएटर होता है या महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, हर जगह, लखनऊ में बहुत अच्छा थिएटर होता है, कहीं से भी आपने अपने ग्रुप में थिएटर किया हुआ है तो एज एन एक्टर वो आपको ग्रो करने में मदद करता है। तो थिएटर ज़रूर कीजिए जिसके कारण आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक डिसिप्लिन इंसान बनेंगे और आपको लगेगा कि आप लोगों से अलग ज़रूर हैं।